हेलो एवरीवन। तो आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे कि सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति की संकल्पनाएं, यानी हमारे सौरमंडल की और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका ओरिजिन कैसे हुआ। इससे पहली क्लास में हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को सीखा और फिर हमने देखा कि जो स्टार होता है, तारे होते हैं, उसका लाइफ साइकिल कैसे होता है, कैसे उसका जन्म होता है, कैसे उसकी मृत्यु होती है, ब्लैक ड्वार्फ क्या होता है, वाइट ड्वार्फ क्या है, ब्लैक होल क्या है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। और कैसे एक तारे के अंदर एनर्जी को उत्पन्न करने का गुण आता है। क्लियर। आज उसी के बाद जो थर्ड क्लास है आज की, इसके में हम देखेंगे कि सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति की संकल्पना, यानी इसका ओरिजिन कैसे हुआ है। ठीक है, यहाँ मैंने एक शब्द लिखा हुआ है संकल्पना। मैंने पहले भी बताया था कि जो संकल्पना होती है वो अंतिम सत्य नहीं होती। अब तक के जितने एविडेंस मिले हैं या पाए गए हैं, उनके आधार पर एक धारणा बनाई जाती है। ठीक है, अगर इसको साइंस के तौर पर जो मैंने ये अप्रोचेस लिखी हैं, जो ये लिखी हैं, ठीक है, ये हाइपोथेसिस लिखी हैं, अगर इनको साइंस के द्वारा, साइंस के दृष्टिकोण से, तर्कों के साथ अगर इसको सिद्ध कर दिया जाता, तो मैं इस संकल्पना की जगह क्या शब्द यूज़ करता, सिद्धांत। ठीक है, तो ये जो नए नए शब्द आते हैं, इनका मतलब आपको क्लियर सामने से दिखना चाहिए। क्लियर। और एक बात और कि आई थिंक आपने एचसीएस का फॉर्म भर दिया होगा, अगर नहीं भरा तो जल्दी भर दीजिए, क्योंकि साइट का थोड़ा पंगा रहता ही है बाद में, लास्ट तक वेट मत करना। और जो नोट्स बना रहे हो आप, मैं सोच के चल रहा हूँ कि आपने जैसा जैसा मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताया था, आप वैसा ही फॉलो कर रहे हैं। बुक्स भी ले लिया आपने और आपने रजिस्टर भी ले लिए। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जो नोट्स बनाने हैं, नोट्स तो मैंने आपको बताया था कैसे बनाने हैं, पहले क्लास को देखना है और एज इट इज़ नहीं बनाना, अपनी लैंग्वेज में बनाने हैं। पर जो आप लिखोगे ना नोट्स, वो आप याद रखेंगे कि वो वाइट पेज पे लिखना। ठीक है, तो इसका कारण ये है, आपको जो एग्जाम में यानी प्रीलिम्स के बाद जब आप मेंस लिखोगे तो आपको लाइनर कॉपी नहीं मिलेगी, वहाँ आपको वाइट पेज मिलेंगे। और आपने देखा होगा, अगर आप पहले लाइनर कॉपी में लिख रहे हैं तो आप अगर एक अक्षर यहाँ लिखते हैं तो अगला वर्ड ऐसे चला जाएगा, तो लाइनें क्या हो जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी। तो वो चेक करने वाले को पहले ही मतलब उसको एक नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे। तो आपको साफ साफ अच्छी राइटिंग में अभी से प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करनी है। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा सौरमंडल, और हमारे सौरमंडल में ही पृथ्वी आती है, ये तो आपको पता ही है। सौरमंडल का जो मुखिया है वो सूर्य है, और उसके चारों ओर हमारे 8 ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं। ये तो डिबेट का विषय है, वो तो हम ग्रह वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, कि चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो सौरमंडल कहें या पृथ्वी कहें, तो हमें देखना है कि पहले पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़नी है सौरमंडल की। तो अगर आप थोड़ा साइंटिफिक तरीके से देखें, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है वो पृथ्वी पर ही संभव हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। क्लियर। तो पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर हमारे यहाँ 3 तरह की हाइपोथेसिस बनी हुई है जो मेन है। वैसे तो कई हैं, ठीक है, बट मुख्य रूप से हम 3 को मानते हैं। एक है मोनोस्टिक हाइपोथेसिस, दूसरा है डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस, और तीसरा है डबल स्टार हाइपोथेसिस। ये क्या है जरा समझिए। पहले इसका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर इसके बाद हम इसको डिटेल में ही पढ़ना है, इन्हीं तीनों को। मोनोस्टिक हाइपोथेसिस जो डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है गैस पे। ठीक है, गैस समझते हो क्या होती है। इसी वजह से कई बार इसको गैसियस हाइपोथेसिस भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, आगे समझ में आ जाएगा। और ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस है, वो बेसिकली आपकी डिपेंड करती है स्टार पे, यानी तारे पे। ये मान के चलता है ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस कि जो हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है, जो सौरमंडल के जो दूसरे ग्रह हैं, अन्य ग्रह हैं, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है, बुध शुक्र पृथ्वी सब शामिल है, 8 के 8, इनकी उत्पत्ति भी क्या हुई है, सूर्य से ही हुई है। यानी जो हमारा सन है उसी से इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है, निर्माण हुआ है, उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो जो ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस है वो ये मान के चलता है कि आपकी जो दूसरे ग्रह हैं सूर्य के अलावा, इनकी उत्पत्ति या इनका ओरिजिन हमारे सन से ही हुआ है। क्लियर। और जो तीसरी आपकी हाइपोथेसिस है, जो डबल स्टार हाइपोथेसिस है, ये मान के चलता है कि इन ग्रहों की उत्पत्ति के लिए जो जिम्मेवार हैं वो है एक तो स्टार और 2 और तारे हैं। ठीक है, यहाँ जो ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस थी, इसमें क्या था, आपका सन और एक तारा और था इसके साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, साथी तारा, कैंपेन स्टार। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका कैंपेन स्टार प्लस में सन, इन दोनों को क्या माना जाता है, जिम्मेवार माना जाता है पूरी आपके जो ग्रह हैं 9 के 9, इनकी उत्पत्ति के लिए। ठीक है, और जबकि जो डबल स्टार हाइपोथेसिस है, ये मान के चलती है कि यहाँ पे सन तो है, प्लस में 2 स्टार और हैं। ठीक है, तो सन और 2 स्टार दोनों ही जिम्मेवार हैं पूरे इस ग्रहों की उत्पत्ति के लिए। क्लियर। तो हम एक एक करके हम तीनों को कवर करेंगे और फिर देखेंगे कि किसका हमें
जो हाइपोथेसिस है, कौन सी हमें हाइपोथेसिस थोड़ा साइंटिफिक दिखाई देती है, क्योंकि सत्य तो ये भी नहीं है जो मैं अभी बताऊंगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। तो जैसे क्योंकि वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ना संकल्पना, हाइपोथेसिस लिखा हुआ है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस कभी भी अंतिम सत्य नहीं होती। अब तक के जो आइडियाज, जो एविडेंस मिले हैं उसके आधार पर एक धारणा बनाई जाती है वैज्ञानिकों के द्वारा, ठीक है। तो ये होता है हाइपोथेसिस, ठीक है। तो अभी भी जो मैं आपको बताऊंगा ये पूर्ण रूप से सत्य तो नहीं होगा, पर जो इन्होंने बताया, जो जैसे कि ये भी किसी एक वैज्ञानिक ने दिया होगा, ये भी किसी एक वैज्ञानिक ने दिया होगा, ये सिद्धांत भी ये हाइपोथेसिस भी क्या है, एक वैज्ञानिक ने दिया होगा। तो देखिए शब्दों का खेल है, अगर मैं सिद्धांत बोल देता हूँ तो गलत हो जाएगा। यहाँ आपको यूज़ करना है संकल्पना यानी हाइपोथेसिस। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले जो है मोनोस्टिक हाइपोथेसिस, ठीक है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो ये हाइपोथेसिस है ये बेसिकली आपकी गैस पर निर्भर करती है, ठीक है। गैस पर निर्भर करती है, यानी ये मान के चलती है कि इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इस पूरे आपके सोलर सिस्टम की उत्पत्ति के लिए गैस ही जिम्मेवार है, ठीक है। गैस ही रिस्पॉन्सिबल है। इसी वजह से इसको गैसीय हाइपोथेसिस या कहीं गैसीय संकल्पना भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको किसने दिया था? एक जर्मन के एक भूगोल विद्ता थे, एक वो क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ये जर्मन के थे वैज्ञानिक, ठीक है। इन्होंने सन 1755 में अपना ये हाइपोथेसिस पेश किया। इन्होंने ये कहा कि जो पूरा जो ये स्पेस है, जो पूरा अंतरिक्ष है, इस पूरे अंतरिक्ष में केवल क्या थी, शुरू में क्या थी, गैसें थी। शुरू में क्या थी, ओनली गैसें थी। और इन्होंने गैसों को क्या कहा कि कुछ भारी गैसें थी और कुछ हल्की गैसें थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ मास का कॉन्सेप्ट भी आएगा आपको, इसलिए कह रहा था मैं कि द्रव्यमान वगैरह सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो जो इमैनुअल कांट थे, इन्होंने कहा कि पहले इस अंतरिक्ष के अंदर केवल क्या थी, गैसें थी, और कुछ भारी गैसें थी, कुछ हल्की गैसें थी। तो कुछ समय के बाद क्या हुआ कि जो हल्की गैसों के जो एटम थे या हल्की गैसों के जो पार्टिकल थे, वो भारी गैसों की तरफ क्या होने लगे, अट्रैक्ट होने लगे। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए मान लीजिए अगर मैं इसे मैं भारी गैस का एटम मानता हूँ और इसको मैं हल्की गैस का एटम मानता हूँ। अगर मैं कहता हूँ ये भारी गैस है तो इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। भारी है यानी साइज बड़ा है, तो इसमें पदार्थ की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है तो अगर कोई भी वस्तु या कोई भी पार्टिकल जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, और द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान होता है पदार्थ की कुल मात्रा, ठीक है। अगर किसी पार्टिकल के अंदर या किसी भी वस्तु के अंदर क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, उसमें क्या होता है, एक स्पेशल विशेषता पाई जाती है, एक स्पेशल फीचर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। कोई भी पदार्थ जिसका अपना द्रव्यमान है उसमें गुरुत्वाकर्षण का गुण अवश्य ही पाया जाएगा, जरूर पाया जाएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का अपना मास है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल भी है, ठीक है, जो हमें पृथ्वी की ओर क्या रखती है, खींच के रखती है। क्लियर। इसी तरह हमारा भी तो एक मास है, ठीक है, हमारे अंदर भी तो द्रव्यमान है, हम भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, इसका भी अपना द्रव्यमान है, और यहाँ पे ये माचिस रखी है, ठीक है। तो ये भी किसी न किसी पदार्थ ही मिली है ना, इसका भी द्रव्यमान होगा। अब अगर इसका द्रव्यमान ज़्यादा है तो ये इसको खींचने का प्रयास करेगी, ये हमें फील नहीं होता, ठीक है। सबसे बड़ी बात है क्यों नहीं फील होता, क्योंकि हम जिस भी ग्रह के ऊपर बैठे हैं यानी पृथ्वी के ऊपर बैठे हैं, उसका द्रव्यमान इतना अधिक है कि इन सभी का द्रव्यमान उसके सामने क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, नगण्य होता है। पर इसका अपना द्रव्यमान है, अपना गुरुत्वाकर्षण है। क्लियर। तो जो गैसीय हाइपोथेसिस थी, यानी जो इमैनुअल कांट ने पेश की थी, इन्होंने माना कि पूरे स्पेस में क्या था, ओनली गैसेस थी, ठीक है। कुछ भारी गैसें थी और कुछ हल्की गैसें थी। तो उसमें क्या हुआ कि जो भारी गैस के मॉलिक्यूल्स थे, जो अणु थे, उन्होंने क्या किया, हल्की गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया, खींचना स्टार्ट कर दिया। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर ये भारी गैस है यानी इसका क्या होगा, द्रव्यमान भी ज़्यादा होगा। अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो इसका क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण भी होगा, ठीक है। और ये घटना कहाँ हो रही है, स्पेस के अंदर। वहाँ स्पेस में तो कोई पृथ्वी नहीं थी उस समय, स्पेस में हो रही है, ठीक है। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे, ऐसा नहीं है एकदम होगी ये प्रोसेस, धीरे धीरे समय लगा होगा, बहुत अरबों साल लगे होंगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो हल्की गैसों के जो पार्टिकल्स थे, उन्होंने क्या कर दिया, इसकी तरफ क्या हो गया, भारी की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए एक पार्टिकल अट्रैक्ट हुआ, तो अगर एक पार्टिकल इसमें अट्रैक्ट हो गया, बाहर से आकर इस पार्टिकल के अंदर एक पार्टिकल और जुड़ गया, तो आप मेरे को बताइए इसका द्रव्यमान घटा या बढ़ा। द्रव्यमान क्या था,
मास क्या था, पदार्थ की कुल मात्रा, और बाहर से आकर कोई इसमें और एक पार्टिकल जुड़ जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स भी बढ़ेगी। ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ेगी तो इसका टेम्परेचर भी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया, जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसीडिंग मतलब ऐसा नहीं कि एकदम हुई, अरबों लाखों अरबों साल लग गए होंगे, खरबों साल लग गए होंगे, ठीक है। तो ये इनका मानना है, ये क्या है, हाइपोथेसिस है, ये भी आपको ध्यान में रखना है माइंड में। ये क्या है, एक संकल्पना है, कोरी संकल्पना, क्योंकि बाद में हम इसकी आलोचना भी करेंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे समझ जाना अभी। तो जो हल्की गैसें थी उन्होंने क्या कर दिया, भारी गैसों की ओर आकर्षित, अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे, जैसे अब देखिए, एक आटम इसके साथ जुड़ा आके, एक मॉलिक्यूल्स हल्की गैस का जुड़ा, फिर एक और, फिर एक, जैसे जैसे जुड़ते गए तो जो ये भारी गैस थी इसका क्या होगा, मास क्या बढ़ने लगा। मास बढ़ने लगा तो इसका ग्रेविटेशन फोर्स भी बढ़ने लगा, इसकी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति भी बढ़ने लगी, और गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बढ़ने से क्या हो गया, इसका क्या हो गया, टेम्परेचर भी क्या हो गया, बढ़ने लगा। टेम्परेचर भी क्या हो गया, बढ़ने लगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर। तो जैसे जैसे हल्की गैसों ने भारी गैस की ओर क्या हुआ, प्रस्थान करना शुरू किया, अट्रैक्ट होना यानी आकर्षित होना शुरू कर दिया, तो जो भारी गैस थी वो क्या होगी, कंडेंस होगी। कंडेंस मतलब सिकुड़ गई, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, एक एटम यहाँ गया, फिर एक एटम गया, फिर एक एटम गया, ऐसे करते 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 ये क्या हो गया, बहुत बड़ी होने लगी, ठीक है। अब मान लीजिए जो यहाँ पे पहले, जैसे मान लीजिए पहले इतना था, भारी गैस का मान लीजिए मास इतना था, यानी जो इसके अंदर था, मान लीजिए सोचिए, कल्पना करिए, इसके अंदर जो भी कुछ भी रहा होगा, कोई भी पार्टिकल्स रहे होंगे, उस पर क्या होगा, ऊपर से कम दाब लग रहा होगा। अब क्या होगा, इसका आकार भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे, यानी आकार बढ़ रहा है, द्रव्यमान भी इसका क्या बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो जो अंदर का जो भी मटेरियल होगा उस पर क्या होगा, प्रेशर क्या लग रहा होगा, ज़्यादा, दाब क्या लग रहा होगा, ज़्यादा। तो जब दाब ज़्यादा लगेगा अंदर तो स्वाभाविक सी बात है, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर। तो इन्होंने बताया कि जो स्पेस था शुरू में, उसमें दो गैसें थी, एक भारी थी, एक हल्की थी। हल्की गैस, भारी गैसों ने क्या किया, हल्की गैस के जो पार्टिकल्स थे उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, और जैसे ही अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे क्या हुआ, भारी गैस जो हैवी जो गैस थी, भारी गैस थी, उसका द्रव्यमान भी बढ़ गया। द्रव्यमान बढ़ने से उसकी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति और बढ़ गई, उसने और अपनी ओर आकर्षित करना स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बढ़ी, द्रव्यमान बढ़ा, उसका टेम्परेचर भी क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। और ऐसे करते करते ये बहुत ही बड़े पिंड के रूप में हो गई, ठीक है। बहुत ही बड़े पिंड के रूप में ऐसा ही एक गोला बन गया, ठीक है। अब जरा समझना, उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि जैसे ही इसका द्रव्यमान बढ़ा तो इन्होंने क्या किया कि एक गोल गोल घूमना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि मान लीजिए अगर ये पिंड है, क्लियर, अब इधर से भी पार्टिकल्स, इधर से भी, 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 चारों तरफ से क्या आ रहे हैं, पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, क्या करेगा, जब चारों तरफ से इसको अगर मान लीजिए फोर्स मिलेगी तो ये कैसे करेगा, यानी गोल गोल क्या कर देगा, घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और जैसे ही इसने गोल गोल घूमना स्टार्ट किया तो अंदर का जो टेम्परेचर था वो क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। और अंदर का कोई भी चीज़ है, जब अगर एक बार उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो कुछ समय बाद वो ठंडी भी होती है चीज़, ये आपको पता है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर इस गोले का, अब इसको कल्पना करिए अंतरिक्ष के अंदर बहुत बड़ा गोला है, क्योंकि अब इसी गोले से हमें 9 के 9 ग्रहों की उत्पत्ति करनी है और सूर्य की भी उत्पत्ति करनी है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा रहा होगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जैसे ही इस पर हल्की गैसें आई तो इसका क्या हुआ, द्रव्यमान बढ़ा और इसने गोल गोल घूमना स्टार्ट कर दिया, यानी इसका केंद्र अपसारी यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया। यही इसका आलोचना का मुख्य बिंदु आएगा। इन्होंने क्या किया, कहा कि इसका सेंट्रीफ्यूगल, अभी मैं बताऊंगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या हो गया, इनका बढ़ गया, यानी केंद्र अपसारी बल क्या हो गया, इस पिंड का बढ़ गया, ठीक है। केंद्र अपसारी बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो गया, इसका बढ़ गया। यही इसका आलोचना का बिंदु होगा, समझाऊंगा कैसे आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि जैसे ये तेज़ तेज़ घूमेगा, ठीक है, यानी इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो आप कहेंगे सर इसके कोर के अंदर, यानी इसके केंद्र में क्या होगा, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। और कोई भी चीज़ जब गर्म होती है तो कुछ समय के बाद क्या होगी, ठंडी होगी। ये तो प्रकृति का नियम है, नेचर है। आप अगर कहीं पे कोई आग लगाइए तो कुछ समय बाद वो ठंडी भी होगी, सीधी सी बात है। तो अब ज़रा दिमाग लगा कर बताइए कि जब ये पिंड गोल गोल घूम रहा था और तप्त अवस्था में था तो इसका थोड़ी समय बाद इसको ठंडा भी होना था, और सबसे पहले इसका कौन सा भाग ठंडा होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो ये कोर है, केंद्र तो जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि इस पर तो अंदर चारों तरफ से क्या लग रहा है, चारों तरफ से क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, दाब लग रहा है, और प्रेशर लगने से टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो इसकी सरफेस है वो सबसे पहले ठंडी होगी, यानी जो इसकी सरफेस है, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने बताया कि कुछ समय बाद ये गोल, मतलब जो ये पिंड था तेज़ी से घूम रहा था,
तो इसका जो केंद्र था उसमें तो टेम्परेचर ज़्यादा था और जो सरफेस थी वो धीरे धीरे उसने ठंडा होना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब ज़रा समझिए, जब ये चीज़ ठंडी होगी ऊपर वाली, तो ये क्या है, ठंडी होने पर कोई भी चीज़ क्या होगी, लिक्विड सॉलिड फॉर्म में होगी। और अगर कोई चीज़, अगर कहीं पे टेम्परेचर है, ज़्यादा ताप है, तो वहाँ चीज़ें कैसी पाई जाएंगी, तो आप कहेंगे सर कैसी पाई जाएंगी, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, या प्लाज्मा फॉर्म में कहीं, या लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो ऊपर का स्ट्रक्चर, यानी ऊपर की जो इसकी परत थी इस पिंड की, इस खगोलीय पिंड की जो ऊपर की परत थी वो हो गई ठोस, और अंदर का जो स्ट्रक्चर हो गया वो कैसा रह गया आपका, क्योंकि टेम्परेचर अभी भी अंदर ज़्यादा है तो वो कैसा रह गया, प्लाज्मा फॉर्म में। प्लाज्मा समझ रहे हो आप? ठीक है, क्योंकि इसलिए मैं कहता हूँ कि आप, अगर आपने अभी मेरा ये देखना स्टार्ट किया है क्लास, तो अभी इसको छोड़ दीजिए, जो पहली क्लास है उससे रेगुलर देखिए, फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अब अंदर का जो स्ट्रक्चर रह गया इस पिंड का वो कैसा रह गया, प्लाज्मा। बाहर का कैसा रह गया, सॉलिड। तो अब जरा समझिए, और ये तेजी से घूम भी रहा है, तो अंदर है प्लाज्मा फॉर्म, ऊपर है सॉलिड फॉर्म। सॉलिड कैसे हो गई, समझ में आ रहा है? सॉलिड कैसे हुआ कि वो ठंडी हो गई। ठीक है, तो सरफेस पहले, सबसे पहले ठंडी होगी इसकी, स्वाभाविक सी बात है। तो ठंडी होने से क्या हुआ, ऊपर वाला भाग सॉलिड बन गया और अंदर वाला अभी प्लाज्मा फॉर्म में है। तो जरा समझिए इसको, अपने दिमाग से इसकी कल्पना करिए कि क्या कोई अंदर, अगर कोई प्लाज्मा फॉर्म में कोई चीज़ है और ऊपर उसके सॉलिड फॉर्म में है, और ये पूरा पिंड हम कह रहे हैं कि तेज तेज घूम रहा है, तो क्या ऐसा संभव होगा? क्या आपको लगता है कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मान लीजिए अंदर क्या है, प्लाज्मा फॉर्म में है, और बाहर क्या है, कठोर, यानी एक क्या है, सॉलिड फॉर्म में, ये इसका जो ऊपर का जो भाग है, धरातल यानी सरफेस है, वो सॉलिड है, और ये तेज तेज घूम रहा है, ऐसे तेज तेज घूम रहा है, तो क्या इसके जो साइड के ऊपर के जो भाग हैं वो ऊपर इससे अलग नहीं हो जाने चाहिए? होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? कल्पना करिए, क्योंकि पूरी भूगोल क्या है, कल्पना पर आधारित है। क्योंकि अंदर क्या है, प्लाज्मा, और इधर क्या है, सॉलिड। तो अंदर प्लाज्मा है, इधर सॉलिड है, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा। दोनों के कोऑर्डिनेशन ना बैठने की वजह से क्या हुआ कि जो इसका ऊपर वाला सरफेस वाला भाग है वो इससे टूटकर क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, और जो इससे, इसके जो सरफेस का जो ऊपर वाला भाग था जो इससे टूटकर अलग हुआ, यही क्या कहलाए, यही कहलाए नौ ग्रह। अब ये सारी घटना स्पेस में हो रही है। ठीक है, तो स्पेस में हो रही है, तो ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर था ये क्या हो गया, इससे टूटकर अलग हो गया। और जो अंदर का बचा, अंदर का जो तप्त चीज़ बची, अंदर क्या थी, गर्म, यानी टेम्परेचर ज़्यादा था, जो अंदर की जो तप्त चीज़ बची, इसी को नाम दे दिया उन्होंने सूर्य। ठीक है, इसी को नाम दे दिया इन्होंने सूर्य। तो स्वाभाविक सी ऑटोमेटिकली हम ये डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि सूर्य से ही, यानी ये क्या था, सूर्य, यानी सूर्य से ही क्या हो गया, 9 ग्रहों की उत्पत्ति हो गई, ये इन्होंने बताया। क्लियर? और अब आपके माइंड में होना चाहिए, देखिए ये सारी घटनाएं चल रही हैं स्पेस के अंदर जहाँ कोई भी माध्यम नहीं होता, तो अब आपको लगना चाहिए कि जब ये अंतरिक्ष में ये घटनाएं हो रही थी, ठीक है, जब ये मतलब जब इस पिंड से गोल गोल घूमने पर यही मतलब ऊपर का भाग इससे टूटकर अलग हो गया, तो ये आगे स्पेस में क्यों नहीं बढ़ा, ये आगे स्पेस में क्यों नहीं चलते चले गए, जो ग्रह हैं 9 ये आगे स्पेस में क्यों नहीं चलते चले गए? इसका कारण ये बताया इन्होंने, क्योंकि सूर्य जो है, जो सन बचा, जो अंदर का जो भाग बचा जिसको इन्होंने सूर्य बताया, क्योंकि सूर्य है इसका भी तो अपना एक द्रव्यमान है, मास है। और मैं आपको बता दूं, पृथ्वी के द्रव्यमान से इसका द्रव्यमान 24 गुना है, ना कि बटे, गुना है, इसको याद रखना। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप अर्थ पे हैं, अगर आपने किसी वस्तु का वेट मेज़र किया और पाया कि इसका वेट आया 10 kg, ठीक है, और इसी वस्तु को जिसका वेट क्या है 10 kg, आप सूर्य पे लेके जाइए, फिर वहाँ मेज़र करिए, तो इसी 10 किलो वाली वस्तु का वेट आपको सन के पास 240 किलो मिलेगा, 240 kg। आप समझ सकते हो कि कितना ग्रेविटेशन फोर्स है। और अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर उसका वेट 18 kg है, कहाँ पर, सूर्य पर, ठीक है, और अगर आप इसको चंद्रमा पे लेके जाएंगे, मून पे लेके जाएंगे, तो इसका वेट केवल कितना रह जाएगा, 3 kg। यानी चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो कितना है पृथ्वी से, 1/6, यानी 1/6, यानी 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 kg। ठीक है, तो इसी वजह से, जैसे कि मान लीजिए आप अर्थ पे क्या होता है कि आप अपना दौड़ रहे हो, मान लीजिए दौड़ रहे हो, एकदम तेज़ी से दौड़ रहे हो, तो अगर वो आप पे डिपेंड करता है, तो आप एकदम अचानक से रुक भी सकते हो। चंद्रमा पे ऐसा कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, चंद्रमा पर अगर आप दौड़ोगे तो दौड़ते चले जाओगे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है वहाँ पर, आपको रोकने वाला। यहाँ क्या है, अगर आप अचानक से अगर ब्रेक लगाते हो तो यहाँ जो आपको रोकती है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है,
चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल बहुत वीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, आप दौड़ते चले जाओगे और जंप करोगे तो बहुत ऊंचा जंप कर लोगे। पृथ्वी पे तो जितना आप में दम होगा या जितना आप में एफिशिएंसी होगी, जोर होगा, उसी आधार पर आप जंप कर पाओगे। अगर आप चंद्रमा पे गए तो अगर आप वहाँ जंप करते हो तो बहुत ही ऊंचा चले जाओगे। क्लियर, ये सारा खेल किसका है, गुरुत्वाकर्षण का। ठीक है, तो इमैनुअल कांट ने यही बताया कि जो इसके बाद जो बीच का जो पिंड बचा उसको नाम दे दिया सूर्य, और ये जो ग्रह थे ये अंतरिक्ष में आगे दूर नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि सूर्य का भी क्या था, अपना गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो 9 के 9 ग्रह थे वो क्या हो गए, घूमने लगे, सूर्य की परिक्रमा करने लगे। क्लियर, तो ऐसे इन्होंने मोनिस्टिक हाइपोथेसिस रखी इमैनुअल कांट ने। अब जरा देखिए, इन्होंने सूर्य की उत्पत्ति भी कर दी और ग्रह की उत्पत्ति भी कर दी, और हमने जो टॉपिक का वो शीर्षक डाला था वो क्या था, सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति की संकल्पनाएं। ठीक है, अब जरा समझना, इन्होंने जब ये हाइपोथेसिस दी तो 2 चीज़ें भूल गए, मतलब इनकी आलोचना अगर हम करना चाहें, इन्होंने 2 चीज़ें गलत बताई। एक, इन्होंने कहा कि जब उस पिंड का, कौन सा पिंड, ये वाला, समझ रहे हो ना कैसे बना था, भारी हल्की गैसें जाकर अट्रैक्ट हुई थी भारी गैसों के पास। जो ये पिंड था, जैसे इसका क्या हुआ, मास बढ़ा, यानी इसका द्रव्यमान क्या हो गया, बढ़ गया। मास बढ़ने से इसमें क्या हो गया, इसका केंद्र अभिसारी बल क्या हो गया, बढ़ गया। केंद्र अभिसारी बल क्या होता है, देखिए अभी ना 2 बल हैं वो समझ लीजिए, बाद में इसको डिटेल में बताऊंगा। अभी केंद्रीय बल, ये अगर आपका फिजिक्स डब्बा है तो बता देना, फिजिक्स भी आपको करवा दी जाएगी। ठीक है, अब केंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इन्होंने कहा कि जैसे ही इसका मास बढ़ा तो इसका जो अब केंद्रीय बल था यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था वो भी क्या हो गया, बढ़ गया। अब देखिए ये बात अपने आप में अनसाइंटिफिक है। क्यों? अगर किसी वस्तु का मास बढ़ता है तो उसका अब केंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, कम होना चाहिए, और ये क्या कह रहे हैं, बढ़ गया, क्योंकि यही इसका आलोचना का बिंदु है। अब देखिए, अगर मान लीजिए सेंट्रीपिटल यानी अभी केंद्रीय बल क्या होता है, मान लीजिए कोई पिंड है, ठीक है, ये कोई पिंड है, ये भी कोई वस्तु है या पत्थर है मान लीजिए, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसको आप क्या करिए, गोल गोल घुमाइए, ऐसे गोल गोल क्या करिए, घुमाइए, ऐसे गोल गोल घुमाइए, तो आप इसको कैसे घुमाओगे? अगर मैं आपको कहता हूँ कि एक पत्थर है, आप इसको क्या करिए, गोल गोल घुमाइए, ठीक है, तो आप कैसे घुमाओगे? तो आप कहोगे सर इसमें क्या करिए, आप एक रस्सी बांध दीजिए। आपने क्या किया, यहाँ खड़े हो गए, आपने एक रस्सी बांध दी। अब क्या करोगे, इसको आसानी से ऐसे गोल गोल घुमा दोगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही आप इसको गोल गोल घुमाओगे तो जो ये पिंड है ना, जैसे इस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, क्योंकि आप ऐसे घुमाओगे ना तो फोर्स तो लगेगी। जैसे इस पर फोर्स लगेगी, जो ये पिंड है ये इस साइड गति करेगा, ठीक है। कहाँ जाना चाहेगा, यहाँ, बट ये यहाँ ना जाकर यहाँ पहुँच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पे केंद्र में जो एक व्यक्ति खड़ा है, इसके द्वारा भी इसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, ठीक है। फिर ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ ये पिंड यहाँ पे आ गया, अब घुमा रहे हो आप, अब ये कहाँ जाना चाहेगा, यहाँ पे, बट आज कहाँ जाएगा, यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ केंद्र में जो खड़ा है बंदा, वो भी तो इसको घुमा रहा है ना, तो एक फोर्स, एक तो ये क्या हो रहा है, अपने इसके वृत्तियाँ यानी चारों ओर घूम रहा है। दूसरा एक फोर्स इसको जो पकड़ के रख रही है, जो इसको चारों ओर घुमा रही है, वो कौन है, जो केंद्र में व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। यानी जो केंद्र में रस्सी को पकड़ के खड़ा है, वो भी इसके ऊपर क्या लगा रहा है, एक बल लगा रहा है, ठीक है। तो अब ये यहाँ जाना चाहिए था, यहाँ पे, क्योंकि जिधर की दिशा में बल लगाओगे उधर जाएगा, बट ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। फिर ये यहाँ जाना चाहेगा, यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाना चाहेगा, यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाना चाहेगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाना चाहेगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाना चाहेगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाना चाहेगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या होगा, गोल गोल घूमने लगेगा। यही कहलाता है अभिकेंद्रीय बल। इसमें जो बल है यानी जो फोर्स है वो किस तरफ लगती है, केंद्र की तरफ लगती है। केंद्र क्या है ये, तो फोर्स क्या है, केंद्र की तरफ। यानी जो पदार्थ है, जो पत्थर है, वो वृत्तीय गति करना चाह रहा है, यानी वो क्या कर रहा है, कोई भी चीज़ वृत्तीय गति नहीं कर सकती जब तक उसके क्या हो, उसको कोई केंद्र से ना उसकी तरफ, केंद्र की तरफ उसका क्या लगे, फोर्स ना लगे, यानी केंद्र की तरफ उसको कोई ना अट्रैक्ट करे। अब जरा समझिए, क्या आप किसी भी चीज़ को, अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ को फेंकते हो, क्या आप उसकी कोई वृत्तीय गति करवा पाओगे? मान लीजिए आपने पत्थर फेंका, क्या आप उसकी वृत्तीय गति करवा पाओगे? नहीं, संभव नहीं है, ठीक है। तो वृत्तीय गति कब संभव होती है, उसमें क्या होता है कि केंद्र की तरफ क्या लगता है, बल लगता है, केंद्र की तरफ, यानी इस सेंटर की तरफ बल लग रहा है, तो अभिकेंद्रीय, मतलब केंद्र की तरफ कोई खींचता है तो ये क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रीय बल क्या होता है? मान लीजिए कोई भी, अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु जब अपनी अक्ष पर घूमती है तेज तेज, ठीक है, अपने अक्ष पर कोई घूमती है तेज तेज, तो उस पर रखे हुए जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर की ओर गति करते हैं। मान लीजिए यही
इसी को ले लीजिए, अगर ये पत्थर अपने एक्स पर वृत्तीय गति ना करे, अपने एक्सिस पर, एक होती है वृत्तीय गति, वृत्तीय मतलब सर्कल बनाते हुए, और अपने एक्सिस पर मतलब जहाँ खड़ा है वहीं पर गोल गोल घूमे, तेज तेज ऐसे तेज तेज घूमे, तो अब जरा स्वाभाविक सी बात है कि जो इस पे पदार्थ रखे होंगे वो क्या होंगे, इससे क्या होंगे, दूर दूर भागने का प्रयास करेंगे। आपने सिंपल देखा होगा घर में, सांस चढ़ गया, आपने सिंपल देखा होगा कि जो दही होती है, दही से मक्खन कैसे निकलता है, जो मंधानी लगी होती है मशीन क्या करती है, वो किस, अब देखिए आपके माइंड में आ जाना चाहिए, जो मंधानी है, जो मशीन है, वो किस सिद्धांत पे काम करेगी, इस पे करेगी या इस पे, स्वाभाविक सी बात है इस पे करेगी। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रही है, वृत्तीय गति नहीं कर रही, अपने अक्ष पर गति कर रही है, घूर्णन गति कर रही है। आपने देखा होगा जो मोटर है, मशीन है, वो गोल गोल अपने आप घूमती रहती है, गोल गोल घूमती रहती है, और यहाँ पे जो दही के जो पार्टिकल्स हैं उसको क्या करेगी, इधर की तरफ, बाहर की तरफ फेंकेगी, बट वो बाहर की तरफ नहीं जा पाता। क्यों, क्योंकि प्लास्टिक बाहर क्या है, इसके चारों तरफ एक बर्तन की क्या है, दीवार भी लगी हुई है, ठीक है, तो इसे टकरा कर फिर आप वापस आ जाते हैं, फिर टकरा कर फिर वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह वो क्या करती है, मशीन घूम घूम कर जो भारी चीज़ है उसको नीचे बिठा देती है, जो हल्की चीज़ है उसको ऊपर ले आती है, ठीक है। तो आपको पता है मक्खन ऊपर आ जाता है और लस्सी नीचे बैठ जाती है। सेम आपकी जो वॉशिंग मशीन है इसी सिद्धांत पर काम करती है। आप केंद्रीय बल पर क्या करेगी, देखिए मशीन में भी क्या होता है, अपनी अंदर जो मोटर लगी होती है अपनी एक्सिस पर गति करती है, और जो कपड़े रखे होते हैं यहाँ पे, मान लीजिए इसी पर क्या होंगे कपड़े रखे, वो क्या करेगी, इसको बाहर की तरफ फेंकेगी, इसको क्या करेगी, बाहर की तरफ, बट वो बाहर नहीं जा पाएगा। क्यों, मशीन का जो प्लास्टिक का ऊपर का है स्ट्रक्चर भी लगा हुआ है, जो उसका खोल है वो फिर खोल से टकरा कर फिर वापस आएंगे, फिर इसको बाहर फेंगी, ऐसे ही क्या होता रहेगा, आगे पीछे, ठीक है, और कपड़े क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया अपकेंद्रीय के बल के कारण, यानी जब ये पिंड गति कर रहा था तेज, तो क्या हो गया कि इसका द्रव्यमान बढ़ने से क्या हो गया, यानी मास बढ़ने से, मास कैसे बढ़ा, जो हल्की गैसें थी इस पर आकर अट्रैक्ट हो गई, उसका मास बढ़ गया, ठीक है। तो मास बढ़ने से क्या हुआ कि इसकी अपकेंद्रीय बल क्या हो गया, तेज हो गया, यानी अपकेंद्रीय यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब जरा समझिए कि ये बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए। वास्तविक में तो ये क्या होना चाहिए था, घटना चाहिए था, बट ये क्या कहते हैं, बढ़ना चाहिए था। यही इसकी आलोचना का बिंदु है। देखिए कैसे घटना चाहिए था, समझिए। मान लीजिए एक कोई पिंड है, ठीक है, ये अपने एक्सिस पर घूम रहा है, कैसे भी घूम रहा है डज नॉट मैटर, ये अपने एक्सिस पर तेज घूम रहा है, ठीक है, और बाहर से कोई पार्टिकल्स आकर इस पर चिपक रहे हैं, और पार्टिकल चिपकने से क्या होगा, बेसिकली पार्टिकल चिपकने से क्या होगा, इसका साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहले तो ये मान लीजिए 100 की स्पीड से घूम रहा था, जैसे इसका साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से क्या होगा, ये कम की स्पीड पर घूमेगा, 80 की स्पीड पर घूमेगा या 50 की पर घूमेगा, पर 100 से ज़्यादा नहीं घूम सकता। इसको एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हो। मान लीजिए आप डांस कर रहे हो, ठीक है, गोल 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 घूमकर डांस कर रहे हो, और आपको अचानक से कोई पत्थर मारे, ठीक है, आपको अचानक से कोई पत्थर मारता है, तो आप मेरे को बताइए पत्थर मारने से आपकी गति बढ़ेगी या कम होगी। तो स्वाभाविक सी बात है आपकी क्या होगी, गति क्या होगी, कम होगी। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लीजिए आप गोल गोल घूम रहे हो, मतलब गोल गोल डांस कर रहे हो, ठीक है, अचानक से आपके ऊपर 10 किलो का वेट और बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए 10 किलो का बैग टांग दिया जाए आपके ऊपर, ठीक है। तो आप बताइए कि पहले आप अगर 10 की स्पीड से घूम रहे थे और बैग टांगने की वजह से, 10 किलो का बैग टांगने की वजह से क्या आप 10 की स्पीड से घूमोगे या 15 की या 8 की, तो स्वाभाविक सी बात है आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो यही इनका लूप फोर्स था, क्योंकि ये क्या बता रहे थे, अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, जबकि क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, ठीक है। और यहाँ मैंने क्या कहा कि अगर आपको 10 किलो का बैग आपके ऊपर एक्स्ट्रा लाद दिया जाए, और यहाँ 10 किलो बैग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो पिंड था इसका क्या हो रहा था, मास क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। हम क्या कह रहे थे, क्योंकि जो हल्की गैसें थी भारी गैसें पे भारी जो गैस थी उस पर जाकर क्या हो रही थी, अट्रैक्ट हो रही थी, चिपक रही थी, तो कंटिन्यू क्या हो रहा था, मास क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। बट जैसे ही मास बढ़ेगा तो कोई भी चीज़ की जो गति होगी वो क्या होगी, स्लो होगी, ना कि बढ़ेगी। ये इसका आलोचना का पहला पॉइंट था, ठीक है। दूसरा, इनकी आलोचना का दूसरा पॉइंट क्या, जैसे ये तो पहले आपको पता कैसे लिखना है, देखिए पहले आपको मोनिस्टिक अप्रोच हाइपोथेसिस के बारे में पूरा बताना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको आलोचना लिखकर, क्रिटिसिज्म लिखकर, फिर आलोचना लिखकर 1-2 बिंदु लिख देने हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, ऐसे तो बहुत आलोचना है, बहुत चीज़ें बताई हुई है, पर आप देखिए सिविल सर्विस के अंदर आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। आज एक बात समझ लीजिए, ठीक है, ये बहुत काम आएगी। सिविल सर्विस के अंदर
आपसे जो डिमांड की जाती है, आप हर क्षेत्र में क्या हो, परफेक्ट हो। यहाँ सर हर क्षेत्र का आपको नॉलेज होना चाहिए, हर एरियाज का नॉलेज होना चाहिए, परफेक्टनेस नहीं चाहिए। बस नॉलेज चाहिए, परफेक्टनेस नहीं चाहिए। आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक पता हो, ठीक है, हर चीज़ के बारे में, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट को कोई भी काम करना पड़ सकता है, क्योंकि आप जिले को संभालना है, एसडीएम बनना है तो जिले को संभालना है, डीएसपी बनना है तो पूरे आपको पुलिस स्टेशन को संभालना है, ठीक है। तो आपके ऊपर बड़ी एक भारी जिम्मेवारी होती है, क्लियर। तो आपको नॉलेज हर जगह का होना चाहिए, हर चीज़ का, परफेक्टनेस नहीं होना चाहिए। सरकार के पास परफेक्टनेस के लिए पहले ही ऑलरेडी बंदे रखे होते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ को पढ़ना है, डेप्थ में जाना है, पर स्पेशलिस्ट नहीं होना है। बस उसको कैसे पढ़ना है डेप्थ में, एक जनरल नॉलेज की तरह, क्लियर, ठीक है। तो आलोचना में आप पहला पॉइंट ये लिख देंगे कि इन्होंने बताया था केंद्रीय अभिसारी बल बढ़ेगा, बट हमें पता है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान या किसी पिंड, कोई भी चीज़ लिखें, वस्तु द्रव्यमान, यहाँ पिंड लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। किसी भी पिंड का अगर द्रव्यमान बढ़ता है तो उसकी जो अपकेंद्रीय गति है या अपकेंद्रीय बल है, यानी अपकेंद्रीय गति है, वो क्या होगी, यहाँ बल की जगह गति लिख लेना भाई, ठीक है। अपकेंद्रीय गति होगी वो क्या होगी, कम होगी। और ये क्या बता रहे थे, बढ़ेगी। और मास कैसे बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है ना, कि भारी गैसों पर अट्रैक्ट हो रहे हैं जाकर हल्की गैस के अणु, ठीक है। दूसरी आलोचना इनकी ये है, इन्होंने कहा कि इन्होंने क्या किया था, इसी पिंड से सभी की क्या कर दी थी, उत्पत्ति कर दी थी, ठीक है। और इसी से क्या हुआ था, सूर्य का निर्माण, जो बीच का भाग बच गया था वो क्या था, सूर्य। बट हम देखते हैं कि जो सूर्य है, हमारा सन है, और अर्थ, अगर हम दोनों की संरचनाओं का अध्ययन करें साइंटिफिक तौर पर, अगर दोनों की संरचनाएं देखते हैं तो दोनों की संरचनाएं अलग अलग हैं, ठीक है। पृथ्वी पर बहुत गैसें पाई जाती है, और सूरज जो स्पेशली है वो हाइड्रोजन और हीलियम का ही है, ठीक है। और सूरज क्या है, तारा ही है, सन भी। और कौन सा तारा है, अब याद आना चाहिए आपको, पीला बोना तारा, समझ में आ रहा है, पीला बोना तारा, सोलर द्रव्यमान, सारी बातें आपको बताई थी लास्ट क्लास में, ठीक है। तो सन भी क्या है, एक तारा ही है। और अगर सूर्य से इन सभी ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, और सभी ग्रहों में हमारी अर्थ भी आती है। देखिए, दूसरी ग्रहों को तो हम इतनी अच्छे तरीके से नहीं देख सकते, पर अर्थ को तो हम देख सकते हैं ना, अर्थ का तो हम स्टडी कर सकते हैं। तो जब अर्थ की स्टडी की गई और सूर्य की स्टडी की गई, तो दोनों की संरचनाएं क्या है, अलग अलग हैं। सन है वो हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है, और जो आपकी अर्थ है वो गैस भी है, उसमें एलिमेंट्स भी हैं, तत्व भी हैं, ठीक है। तो ये कह देना कि सूर्य से ही सभी ग्रहों की उत्पत्ति हुई, तो ये खुद में ही क्या हो जाता है, अनसाइंटिफिक हो जाता है, क्योंकि यही इनके आलोचना के बिंदु बैठते हैं, ठीक है। तो ये था आपका मोनिस्टिक हाइपोथेसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका गैसीय हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो इमैनुअल कांट ने दी थी, ये मान के चलती है कि पूरे इस सोलर सिस्टम की उत्पत्ति गैसों से हुई है, कुछ भारी गैसें थी, कुछ हल्की गैसें थी, क्लियर। उसके बाद जो दूसरी हाइपोथेसिस है वो है ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस। इसको प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस भी बोला जाता है, जिसको हम कहते हैं ग्रहाणु परिकल्पना, ठीक है। अब ये क्या कहती है, शुरू में मैंने बताया था, ये बताती है कि जो सूर्य था उसके साथ एक कैंपेन स्टार भी था, यानी एक साथी तारा भी था, और उस साथी तारा की वजह से सूर्य से दूसरे ग्रहों की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। यानी डायरेक्टली या कहें इनडायरेक्टली ये परिकल्पना भी यही मान के चलती है कि जो दूसरे ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, उनकी उत्पत्ति भी क्या है, सूर्य से हुई। वो कैसे हुई है अभी समझा देता हूँ। देखिए, एक्चुअली में जो ये हाइपोथेसिस थी, ये 1950 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चैम्बरलिन, ठीक है। तो चैम्बरलिन ने ये पेश की थी। ये नाम वगैरह थोड़ा याद रखेंगे कि आप तक एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है। एक्चुअली में है क्या, ये सौर मंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति की परिकल्पनाएं। देखिए, ये क्या मानता है, इन्होंने सोचा कि क्योंकि ये जो पहले वाले जो हाइपोथेसिस थे उनकी आलोचनाएं हो चुकी थी, क्योंकि जो भी वैज्ञानिक होता है, जो पीछे कोई चीज़ की, किसी भी चीज़ की खोज की जा रही होती है, तो उसकी आलोचनाएं को भी ध्यान में रखता है। उन आलोचनाओं से बचते हुए वो कुछ अलग करना चाहता है, ठीक है। तो सेम चैम्बरलिन के साथ भी हुआ, क्योंकि ये जो आपके जो कांट महोदय थे, तो उनकी कुछ आलोचनाएं थी, तो उन्हीं आलोचनाओं से बचने के लिए इन्होंने देखा कि मैं क्यों पहले गैसों को इकट्ठा करूं और गैसों से फिर हम क्या करें, सूर्य बनाएं, ठीक है।
वही बात थी, हल्की कैसे थी, भारी कैसी थी, हल्की कैसी थी, फिर हल्की कैसे भारी की ओर अट्रैक्ट होने लगी, फिर उसमें क्या हुआ, ऊपरी भाग अलग हो गया, फिर वो सूर्य बन गया, फिर वो बाकी ग्रह बन गए। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि क्यों मैं पहले सूर्य को बनाऊँ। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि पहले ही ऑलरेडी ऑटोमेटिक या कहीं आप रेडीमेड सन को मान लिया। इन्होंने कहा कि जो हमारा जो स्पेस था, ब्रह्मांड था, उसमें ऑलरेडी पहले ही क्या था, सन क्या था, ऑलरेडी क्या था, उपस्थित था। ये बना नहीं है, कैसे बना इसके बारे में कुछ नहीं बताया। ठीक है, ऑलरेडी क्या था, उपस्थित था। और उन्होंने कहा कि इस सन के साथ साथ एक साथी तारा भी था, यानी इस सन के साथ साथ जो कि इससे आकार में क्या था, बड़ा था, और इसका क्या था, एक साथी तारा भी था। इससे चलो बड़ा बना देते हैं, यानी इसको क्या बोला इन्होंने, कैंपेन स्टार, साथी तारा। ठीक है, इन्होंने बताया कि एक बार क्या हुआ कि देखिए ये हाइपोथेसिस है ना, एक बार क्या हुआ, यानी हाइपोथेसिस मतलब समझ रहे हो, परिकल्पना है, संकल्पना है। इन्होंने कहा कि जो साथी तारा था, जो कैंपेन स्टार था, वो हमारे सन के पास से एक बार गुजरा, और इस तारे का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, यानी गुरुत्वाकर्षण इतना था कि जो आपके सूरज यानी सूर्य के अंदर जो गैसें थी, उसको क्या किया इन्होंने, अपनी ओर क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। इन्होंने बस ये बताया, इन्होंने क्या कहा कि एक कैंपेन स्टार था और सूरज को क्या मान लिया, ऑटोमेटिकली क्या मान लिया, रेडीमेड मान लिया। ठीक है, इन्होंने सूरज को क्या मान लिया, सन को रेडीमेड मान लिया, और एक इसका क्या था, सन का एक साथी तारा था। ठीक है, कैंपेन स्टार था। इन्होंने बताया कि कैंपेन स्टार क्या हुआ, एक बार सन के पास से क्या हुआ, तेजी से क्या हुआ, गुजरा। मान लीजिए यहाँ से तेजी से गुजरा। जैसे ही वो तेजी से गुजरा तो इस सन की जितनी भी गैसें थी उसको क्या कर लिया, लगभग कुछ गैसों को इसने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। क्यों? क्योंकि ये सूरज से आकार में क्या था, बड़ा, और आपको पता है कि जो सूरज का गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का 24 गुना है। अब ये इससे बड़ा है तो आप कल्पना कर सकते हो कि इसका ग्रेविटेशन फोर्स कितना ज़्यादा रहा होगा। ठीक है, और इसी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो कुछ गैसें थी वो इसके साथ क्या हो गई, अट्रैक्ट हो गई। बट जो ये साथी तारा था ये तो बाद में जाकर अंतरिक्ष में पता नहीं कहाँ चला गया, इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया, फिर चुप हो गए। ठीक है, यानी जब इनसे पूछा गया कि जब वो कैंपेन स्टार था जिसने गैसों को अपनी ओर खींचा, और इन्हीं गैसें, जो गैसें खींची ना, जो गैसें खींची, इन्हीं गैसों से, यानी इन्हीं गैसों से इन्होंने 9 ग्रहों की क्या कर दी, उत्पत्ति कर दी। इन्हीं 9 ग्रहों की क्या कर दी, उत्पत्ति कर दी। बट जब इनसे पूछा गया कि जो वो कैंपेन स्टार था वो कहाँ चला गया, तो ये कुछ नहीं बता पाए। इन्होंने कहा कि वो अंतरिक्ष में कहीं विलीन हो गया, बस। ठीक है, अब इनडायरेक्टली इन्होंने भी क्या कर दी, सूर्य से ही क्या कर दी, 9 ग्रहों की उत्पत्ति कर दी। ठीक है, तो आलोचना में वही बिंदु लिखने पड़ेंगे इसकी। क्यों? क्योंकि अगर आज हम सन की और अर्थ की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो सन तो केवल क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है, और अर्थ पे क्या है, गैसें भी हैं और एलिमेंट्स भी हैं। तो अर्थ तो गैस और एलिमेंट्स और वाटर वेपर सबका बना हुआ है, और सन बेसिकली क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। ठीक है, तो ये परिकल्पना भी क्या थी, एक सिंपल सी धारणा थी, ये भी इसको भी इतनी मान्यता नहीं मिली क्योंकि ये साइंटिफिक है ही नहीं। आप समझ सकते हो कि एक साथी तारा आया, मान लीजिए उसका, हाँ, एक इसकी आलोचना का बिंदु ये भी हो सकता है। देखिए इन्होंने क्या किया, कहा कि साथी तारा आया और साथी तारे ने क्या किया कि जो सूर्य की गैसें थी उसको अपनी ओर खींच लिया, और इन्हीं गैसों से 9 ग्रहों की उत्पत्ति कर दी। बट हम देखते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर गैस तो है पर गैस के साथ एलिमेंट भी हैं। ठीक है, अगर पृथ्वी टोटली गैस की बनी होती तब हम मान सकते थे कि हाँ ये भाई ये बात सही है। ठीक है, फिर हम मान सकते थे कि हाँ साथी तारे से 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। तो ये भी इसका क्या है, एक आलोचना का बिंदु है, क्योंकि आप पृथ्वी के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उस पर एलिमेंट भी हैं, तत्व भी हैं, गैसें तो है नहीं, गैसों के अलावा क्या है, एलिमेंट और तत्व भी हैं। ठीक है, तो ये ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस थी। उसके बाद जो मैंने तीसरी बताई थी आपको वो थी डबल स्टार हाइपोथेसिस। ठीक है, ये हाइपोथेसिस क्या कहती है जरा समझना। ये संकल्पना 1939 में R.A. लिटिल लैंटन ने दी थी। लिटिल लैंटन, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दी थी। इन्होंने क्या बताया, देखिए जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डबल स्टार हाइपोथेसिस। इन्होंने भी क्या किया, जो सन था उसको क्या मान लिया, रेडीमेड मान लिया। इन्होंने ये नहीं कहा कि गैसें इकट्ठी हुई फिर सन बना। ठीक है, इन्होंने ऑलरेडी रेडीमेड सन को मान लिया कि इस स्पेस के अंदर शुरू में क्या था, सन ऑलरेडी पहले से ही था। और इन्होंने क्या किया कि 2 स्टार को क्या किया, 2 स्टारों को बेस बनाया कि 2 स्टार और थे, यानी डबल स्टार तभी नाम पड़ा इसका। बेसिकली हुआ क्या कि जो इससे पहले ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस थी वो किसने दी थी, चैम्बरलेन ने। ठीक है,
तो चैम्बरलिन की भी जो पहले से हाइपोथेसिस चली आ रही थी उनमें सबसे बड़ा जो लूप होल था वो ये था कि इन्होंने क्या कर दिया था, सूर्य से ही ग्रहों की उत्पत्ति कर दी थी, जिससे क्या हुआ कि सूर्य की स्ट्रक्चर और पृथ्वी की स्ट्रक्चर को लेकर चैलेंज होने लगा, ठीक है। बट इन्होंने क्या किया, उस आलोचना से बचने के लिए इन्होंने कहा कि मानने में क्या है, अगर कोई परिकल्पना देता है तो मानने में क्या है, नाम तो आ ही गया है उनका भी, ठीक है। तो सब ऐसे ही मान रहे थे, तो उन्होंने भी कह दिया कि एक रेडीमेड ऑलरेडी सन था, ये किसी को नहीं पता कैसे बना, ये ऑलरेडी हमारे स्पेस में था। और क्या था, इस सन के अलावा 2 स्टार और थे, ठीक है, 2 कैंपेन स्टार और थे, यानी डबल स्टार हाइपोथेसिस। एक स्टार था वो अपनी बिल्कुल ही अंतिम अवस्था में था, अंतिम अवस्था। अब आई थिंक आप समझ चुके होंगे अंतिम अवस्था का मतलब क्या है, यानी उसका हाइड्रोजन पूरी तरह हीलियम में क्या हो चुका था, कन्वर्ट हो चुका था, यानी जो उसका हाइड्रोजन था पूरी तरह जल चुका था। क्लियर। तो जैसे ही उसका अंदर का हाइड्रोजन पूरी तरह से जल चुका था, तो अब पता है जब हाइड्रोजन अंदर से जल जाएगा पूरा, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, वाइट ड्वार्फ में, ठीक है। और जब पूरी तरह से हाइड्रोजन पूरी कंप्लीटली खत्म हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ब्लैक ड्वार्फ में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जैसे ही ब्लैक ड्वार्फ में क्या होगा, चेंज होगा, ब्लैक ड्वार्फ में बनेगा, तो ब्लैक ड्वार्फ में आते ही क्या होगा, वो अंदर की ओर क्या होगा, तेजी से क्या होगा, संकुचित होगा, तेजी से क्या होगा, संकुचित होगा। और तेजी से जब संकुचित होगा, तेजी से जब कोई भी स्टार संकुचित होता है तो अंदर टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि उसकी जो बाहर उसके चारों ओर से क्या निकलने लगती हैं, प्रभावी तरंगे। और प्रभावी तरंगे जब निकलती हैं तो जो उसकी बाहर की जो सरफेस थी उसको क्या कर देती थी, विस्फोट कर देती थी, तेजी से क्या कर देती थी, तोड़ देती थी। और इसी विस्फोट से जो डस्ट इकट्ठी हुई, इसी विस्फोट से जो डस्ट इकट्ठी हुई, और इसी डस्ट से इन्होंने क्या कर दिया, 9 ग्रहों की क्या कर दी, उत्पत्ति कर दी, 9 ग्रहों की उत्पत्ति कर दी, ठीक है। यानी जो कैंपेन स्टार था, जो डबल स्टार में एक स्टार था जो कि अंतिम अवस्था में जा चुका था। अंतिम अवस्था का मतलब उसका हाइड्रोजन कंप्लीटली हीलियम में चेंज हो चुका था, यानी हाइड्रोजन उसका खत्म हो चुका था। फिर वो वाइट ड्वार्फ बना, फिर थोड़े समय बाद वो ब्लैक ड्वार्फ बना। ब्लैक ड्वार्फ जब बना तो उसमें क्या हुआ, तेज़ी से उसमें क्या हुआ, संकुचन हुआ, संकुचित हुआ, और संकुचित होने से क्या हो गया, जो बाहर की सतह थी उसमें क्या होगा, एकदम से सुपरनोवा विस्फोट होगा। आप इसको ये भी मान सकते हैं कि सुपरनोवा विस्फोट पर आधारित था, ठीक है। सुपरनोवा विस्फोट हुआ, और सुपरनोवा विस्फोट होने से जो डस्ट निकली, स्पेस के अंदर जो डस्ट निकली, वो क्या हो गई, धीरे धीरे इस सन के और इस स्टार के क्या होगी, कैंपेन में आ गई, यानी इसके क्षेत्र में आ गई, ठीक है, यानी इसके गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में आ गई। तो जैसे ही इस डस्ट, ये जो डस्ट थी, जैसे ये डस्ट थी इस सूरज के क्या आ गई, यानी इस सन के क्या होगी, गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में आई, और धीरे धीरे ये डस्ट क्या होगी, जैसे मान लीजिए ये डस्ट थी, ठीक है, ये डस्ट थी, धीरे धीरे डस्ट क्या होगी, कंडेंस होने लगी, धीरे धीरे कंडेंस होकर इसने क्या कर लिया, ग्रह का रूप ले लिया, ठीक है। तो ये बताती है डबल स्टार हाइपोथेसिस। अब देखिए, इन्होंने डबल स्टार यानी 2 स्टार की कल्पना की, एक सूर्य और सूरज के अलावा एक इसका 2 इसके साथी तारे, ठीक है। बट ये बताना भूल गए कि मान लीजिए एक में तो क्या हो गया, आपका सुपरनोवा विस्फोट हो गया, कैसे, वाइट ड्वार्फ बना, ब्लैक ड्वार्फ बना, ठीक है, क्योंकि अंतिम अवस्था में था वो तारा। जो ये तारा था ये कहाँ गया, इसके बारे में वो भी चुप है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हाइपोथेसिस है। क्लियर। तो मैंने पहले भी बताया था पढ़ने से पहले कि ये जो हाइपोथेसिस है, परिकल्पनाएं हैं, ये वैज्ञानिक तौर पर सत्य नहीं है, पर एग्ज़ाम में आती हैं तो हमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो आज हमने देखा कि कैसे हम ये मानते हैं, ये परिकल्पना करते हैं कि कैसे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई, कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, कैसे ग्रहों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो अगली क्लास में हम देखेंगे सूरज के बारे में, सन के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद ग्रहों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।